एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 22 में मैं MS अख्तर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति, रिटेन बाय महात्मा गांधी। याद रखेंगे यह चैप्टर प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन डैश। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक डैश है, क्या है? ऐसे, स्टोरी, ड्रामा या नॉवेल। डियर स्टूडेंट्स, याद रखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति, इसे महात्मा गांधी ने लिखा है। इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने भारत के सभ्यता तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में लिखा है। अर्थात यह एक ऐसे है। जिस तरह गाय के बारे में हम लिखते हैं, उसके अच्छाई और बुराई, उसके यूजेज, आई थिंक मिस यूजेज, टोटल चीज़ को हम लोग लिखते हैं, तो वो एक ऐसे कहलाता है। उसी तरह इस चैप्टर में महात्मा गांधी ने भारत का जो अच्छाई है उसके बारे में बताया है। जो हमारा इंडियन कल्चर है वो कैसा है, वेस्टर्न कल्चर कैसा है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन कैसा है, तो ये सभी चीज़ का अच्छाई और बुराई के बारे में बात की गई है इस चैप्टर में। दैट्स वाई यह एक ऐसे ही है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ऐसे। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, द रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट वर कॉल्ड। द रूलर्स, शासक, ऑफ एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र। प्राचीन मिस्र का शासक को क्या कहा जाता था? प्राचीन जमाने में जो मिस्र का शासक हुआ करता था उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर होगा फाराओज। द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट वर कॉल्ड फाराओज। शायद आप लोगों को रूसी क्रांति के बारे में पता होगा। रूस, आई थिंक खूनी रविवार आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। वहाँ पर आपने देखा था कि रूस के राजा को जार कहा गया था। उसी तरह मिस्र के राजा को फाराओज कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हैज़ बीन रिटन बाय। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ याद रखेंगे द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये जो है एक बुक का नाम है। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, यह एक बुक है। एक्चुअली इस बुक में जैसे रोम का साम्राज्य था, रोमन सिविलाइजेशन था, इटालियन सिविलाइजेशन था, और पर्शियन सिविलाइजेशन था। ये सभी जो सिविलाइजेशन थे, ये सभी जो सभ्यता थे, ये अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया, तो ये इसका पतन कैसे हो गया, इन सारी बातों को इस किताब में लिखा गया है। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इट्स अ बुक, फैंटास्टिक बुक। एंड हु हैज़ रिटन दिस बुक? तो याद रखेंगे दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय जिबोन। इसे जिबोन ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिबोन वॉज अ डैश। कुछ लोग इसको गिबन पढ़ते हैं, याद रखेंगे इट्स नॉट अ गिबन, इट्स अ जिबोन। तो जिबोन वॉज डैश, जिबोन क्या थे? तो ड्रामाटिस्ट, पोएट, हिस्टोरियन, नॉवलिस्ट। मैंने कई ऑब्जेक्टिव बुक्स में देखा है कि जिबोन जो है उसको एक सभ्यता का नाम दे दिया गया है कि ये जिबोन एक सभ्यता है, या दिस दैट, बहुत सारी बातें की गई है। लेकिन जब आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को बहुत अच्छे से रीड करोगे तो आप पाओगे कि उसमें बताया गया है कि जिबोन एक हिस्टोरियन थे, इंग्लिश हिस्टोरियन थे। तो जिबोन वॉज एन इंग्लिश हिस्टोरियन हु हैज़ रिटन द बुक द फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। तो याद रखेंगे द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर जो बुक है, इसको जिबोन ने लिखा है, वो एक इंग्लिश हिस्टोरियन थे। तो हमारा आंसर होगा हिस्टोरियन। चलिए चलते हैं 5th नंबर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया रिमेन्स इमोवेबल। इंडिया रिमेन्स, इंडिया रहता है, इमोवेबल, इमोवेबल का मतलब होता है अडिग, टस से मस ना होना। तो इंडिया रिमेन्स इमोवेबल, भारत अडिग रहता है। किस मामले में? याद रहे, इंडिया किसी भी रूल को जब इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है,
तो वो उस रूल पर बना रहता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने रूल अप्लाई किया और 10 से 15 दिन या 1 साल 2 साल बाद उस रूल को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ये भारत का पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हम जो भी रूल को इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर पहले हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ टाइम उसमें एक्सपीरियंस करने के बाद, अनुभव करने के बाद तब जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, ताकि भविष्य में कभी भी बदलने की ज़रूरत ही ना हो। तो याद रहे, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत अडिग है। दैट इज हर डैश, यही इसका डैश है। तो क्या है, यही इसका ग्लोरी है, सुंदरता है। ग्लोरी का अर्थ होता है सुंदरता। तो इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, दैट इज हर ग्लोरी, भारत अडिग रहता है, यही इसका ग्लोरी है। इसको आप दूसरे सेंस में इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर बात करेंगे भारत के सभ्यता का, अगर भारत के सभ्यता का तुलना किसी और सभ्यता से अगर हम करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप पाओगे कि रोमन सिविलाइजेशन जो कि बहुत बड़ा सभ्यता था, एटिक सिविलाइजेशन जो कि बहुत बड़ा सभ्यता था। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, एटिक सिविलाइजेशन जो था, एटिक सभ्यता, ये बहुत बड़ा सभ्यता था, लेकिन ये टिक नहीं पाया। गांधी जी खुद कहते हैं कि वेयर इज द वर्ल्ड्स फेमस एटिक सिविलाइजेशन, वेयर इज, गो टू ग्रीस एंड सी, यू विल गेट दियर, नथिंग इज प्रेजेंट दियर। आप हिस्ट्री को स्टडी करो, आप इतिहास को पढ़ो। जैसे जिबोन ने अपने बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में जो चर्चा किया है रोम के बारे में, एटिक सिविलाइजेशन के बारे में, जिस तरह का रूप उसका था, जिस तरह का रूप का चर्चा किया है जिबोन ने अपने बुक में, उस तरह का आप ग्रीस जाओ नहीं पाओगे, क्योंकि वो अपने सभ्यता को पूरी तरह से खो चुका है। लेकिन भारत, महात्मा गांधी कहते देन कम टू इंडिया, पहले वहां जाके देख लो, पहले वहां जाकर देख लो। क्या सच में जिबोन ने अपने बुक में जितना भी वर्णन किया है, क्या सच में वहां मौजूद है? नहीं मिलेगा कुछ भी। तब जाके आप भारत आइए, और भारत आने के बाद पूरे भारत घूमिए, और यहाँ का जो एंशियंट रिकॉर्ड है, सबसे प्राचीन जो रिकॉर्ड है, सबसे प्राचीन जो पुस्तक है, उसको उठाइए, उसको पढ़िए, कि आप पाओगे कि हमारा जो एंशियंट इंडिया है स्टिल लिविंग, स्टिल अलाइव, हमारा जो प्राचीन भारत है वो अब भी जीवित है। और इसी में एक टर्म और भी गांधी जी जोड़े हैं कि आप जब भारत में घूमोगे तो जगह जगह आपको गोबर का ढेर भी मिलेगा। तो ये मत सोचना कि ये भारत का गंदगी है, भारत एक गंदा देश है। महात्मा गांधी कहते हैं यही भारत का वास्तविक खजाना है। सच बात है, गोबर एक वास्तविक खजाना है, क्योंकि उसको हम लोग उर्वरक के रूप में यूज करते हैं, और गोबर के कारण हमारे खेतों में हरियाली आ जाती है। तो याद रहे, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, दैट इज हर ग्लोरी, भारत अडिग है, स्थिर है, यही भारत की सुंदरता है। चलिए, तो हमारा आंसर होगा सी। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश। ये जो आधुनिक सभ्यता है ये किस चीज की पूजा है? एंशियंट सिविलाइजेशन की अगर बात करोगे, फॉर्मर सिविलाइजेशन की अगर बात करेंगे, पहले की सभ्यता की अगर बात करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स पहले लोग ईश्वर का पूजा करता था। ईश्वर के साथ एक अटूट श्रद्धा, एक विश्वास होता था लोगों का। लेकिन ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसमें लोग मटेरियल्स पर, एक पूरी तरह से मटेरियल्स पर ही टिका हुआ है। लोग जो है भगवान को चैलेंज करने लगा है, गॉड को चैलेंज करने लगा है। कई साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि मानव बना सकते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि नेचर के अगेंस्ट अगर हम लोग जाएंगे तो नेचर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है डेंजर होगा। हमें कभी भी नेचर के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, हमें नेचर का हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए। हमने नेचर का सपोर्ट नहीं किया, हमने बागीचा का बागीचा काट दिया, लेकिन क्या बदले में हमने कभी कोई पौधा लगाया, कभी हमने कोई पेड़ लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया। हमने नेचर का छीना ही। नेचर कहता है तुम मुझे 1-2 में 1000 दूंगा। ये सच बात है। जब हम सिर्फ एक बीज रखते हैं हम लोग धरती पर, और वो बीज से एक पौधा का रूप आता है, आपने सिर्फ एक बीज रखा और वो एक बीज जो है वो पौधा का रूप ले लिया, वो हमें छांव भी देता है, वो हमें फल भी देता है, हमारे हवा को वो जो है स्वच्छ भी करता है।
हाँ, उसके पत्ते हमारे जानवर खाते हैं, हाँ, उससे कई दवाइयाँ बनती है। तो हमने सिर्फ एक चीज़ दिया, एक बीज दिया, हमने सिर्फ एक छोटा सा पौधा लगाया, नेचर ने इतना चीज़ दिया। तो जब आप नेचर से छीनोगे वो भी ना आपका छीनेगा। वही हो रहा है अभी एट प्रेजेंट टाइम। आप देख रहे हैं कि कोरोना से पूरा दुनिया परेशान है, पूरा दुनिया कोरोना से परेशान है। क्यों है परेशान? तो याद रहे ये परेशानी का जड़ हम ही लोग हैं, क्योंकि हम नेचर को चैलेंज करते हैं, हम नेचर के अगेंस्ट जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें नेचर के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। बाय द वे, हमारा क्वेश्चन है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ डैश। गॉड का तो वर्शिप हो ही नहीं सकता, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स। ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है मटेरियल्स का वर्शिप है। ये मटेरियल्स क्या? ये बम हुआ, मटेरियल्स क्या है? ये हमारा एसी हो गया, हमारा फ्रिज हो गया, ये हमारा एरोप्लेन हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो क्या कहेंगे इसको, भौतिकी बोल सकते हैं, कि ऐसे चीज़ों का हम लोग जो है पूजा करने लगे हैं, नेचर का नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी वॉज थैंकफुल ऑफ वेस्टर्न डैश। महात्मा गांधी वॉज थैंकफुल, महात्मा गांधी आभारी थे वेस्टर्न डैश का। तो वेस्टर्न किसका? वेस्टर्न मटेरियल्स का? बिल्कुल नहीं। वेस्टर्न ड्रेस का? बिल्कुल नहीं। वेस्टर्न कल्चर का? बिल्कुल नहीं। महात्मा गांधी वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न कल्चर, ये सब के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए नहीं कि महात्मा गांधी उससे नफरत करते थे। महात्मा गांधी, आप जब चैप्टर को रीड करोगे आप पाओगे महात्मा गांधी बताते हैं आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट। मैं पश्चिमी सभ्यता का नफरत करने वालों में से नहीं हूं, मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत बिल्कुल नहीं करता। ये जो पश्चिमी सभ्यता है ये पश्चिमी लोगों के लिए सुटेबल है। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये इंडिया के लोगों के लिए सुटेबल है। यूरोपियन सभ्यता जो है यूरोप के लोगों के लिए सुटेबल है। अगर हम पश्चिमी को नकल करेंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उसी तरह हमारा सभ्यता का नकल अगर पश्चिम वाले लोग करेंगे तो उसका भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो दुनिया का कोई भी सभ्यता गलत नहीं होता है। नो सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इज रॉन्ग। दुनिया का कोई भी सभ्यता गलत नहीं है, क्योंकि सभ्यता का मतलब ही होता है जहां सभ्य लोग रहते हैं, जहां अच्छे लोग रहते हैं, उसी को सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो दुनिया का कोई सभ्यता गलत नहीं है, बस याद रहे नकल करना गलत है। भारत का सभ्यता भारत के लोगों के लिए सुटेबल है, उसी तरह वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न लोगों के लिए सुटेबल है। तो वहाँ का ड्रेस महात्मा गांधी को पसंद नहीं था, वहाँ का कल्चर भी होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो उन लोगों के लिए सुटेबल है। हाँ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो उससे हम लोगों ने ढेर सारा साहित्य सीखा। तो याद रहे महात्मा गांधी वॉज थैंकफुल ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। महात्मा गांधी पश्चिमी साहित्य के आभारी थे, क्योंकि पश्चिमी देशों ने इस संसार को साहित्य दिया, लिटरेचर दिया। महात्मा गांधी वॉज थैंकफुल ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। चलते हैं 8 नंबर में। अगला क्वेश्चन है इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो डैश। इट इज चार्ज, ये चार्ज है मतलब आरोप है अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ। ये भारत के खिलाफ आरोप है कि हर पीपल आर सो डैश, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा डैश हैं। क्या है? तो याद रखेंगे वेस्टर्न जो लोग हैं, दूसरे सभ्यता के जो लोग हैं या दूसरे देशों के लोग जो हैं वो भारत पर ये आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, स्टोलिड है। कहने का मतलब असभ्य है, मतलब जंगली है, मूर्ख है, विकास करना नहीं जानता, बेवकूफ़ है। ऐसा मानसिकता है दूसरे देशों के लोगों का हम लोगों के लिए। तो ये सेंटेंस होगा इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टोलिड। तीनों होगा, हमारा आंसर होगा ऑल। तो गांधी जी इस पर पलटकर वार भी किए हैं। गांधी जी बताते हैं कि हम भारत के लोग असभ्य, जंगली, मूर्ख नहीं हैं। ये अगर कोई हम पर आरोप लगाता है तो ये आरोप सरासर गलत है। हम भारत के लोग भले ही आविष्कार नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आविष्कार करना नहीं जानते हैं। हम आविष्कार करना जानते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें यह सीख दिए हैं, हमें यह सिखाया है कि
अगर सुकून वाला जिंदगी जीना चाहते हो, पीसफुल लाइफ अगर जीना चाहते हो, तो अपने हाथों और पैरों के कामों पर विश्वास रखो। तो ये जो मेंटल पीस अगर चाहिए ना, अगर ये मेंटल पीस चाहिए, तो आपका जो वांट्स है, आपका जो इच्छा है, वो मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, गुणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने गुणात्मक इच्छाओं से हमें बचने के लिए कहा है। दैट्स वाई हम इंडियन किसी भी चीज का पागलों की तरह आविष्कार नहीं कर देते। आविष्कार तो हम भी करना जानते हैं। तो ये जो आरोप है कि हम अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, स्टॉलिड है, ये सरासर गलत है, लेकिन दूसरे देश के लोग ये आरोप लगाते हैं। इसलिए आपका आंसर होगा ऑल। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। तो गुजरातियों के अनुसार सभ्यता का वास्तविक अर्थ होता है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, वेल बिहेव्ड बोल सकते हैं। तो याद रखें, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि दुनिया का कोई भी सभ्यता गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सभ्यता का अर्थ ही होता है जहां सभ्य लोग रहते हैं। सभ्यता का वास्तविक अर्थ ही होता है गुड कंडक्ट। तो द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है माइंड इज अ डैशबोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर को रीड करेंगे तो महात्मा गांधी ने लिखा है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये जो दिमाग है ये चंचल चिड़िया की तरह है। पता है क्यों? द मोर इट गेट्स, है ना, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ये जितना पाता है, इसमें जितना डालोगे ये उतना ही मांगेगा। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, तब भी ये असंतुष्ट रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इच्छा है ना वो गुणात्मक होता है। आज आपका मन करेगा कि काश मेरे पास साइकिल होता, साइकिल में आप चल रहे हो, काश मेरे पास बाइक होता, फिर बाइक के बाद काश कार होता, कार का कोई अलग मॉडल होता, काश मेरे पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर होगा, जब आप हेलीकॉप्टर में उड़ रहे होते हो तो काश पैदल जंगलों में चल रहे होते। तो ये जो हमारा जो इच्छा है ना ये गुणात्मक है। तो ये जो माइंड है ये स्थिर नहीं है, कभी भी नहीं है। और याद रखिएगा, जिसका इच्छा गुणात्मक होता है ऐसे लोग सुकून वाला जिंदगी, पीसफुल लाइफ नहीं जीते। पीसफुल लाइफ वही जीते हैं जिसका जो वांट्स है वो लिमिटेड हो, अनब्रिडल्ड नहीं होनी चाहिए, बेलगाम नहीं होनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, मैं इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा समय लिया हूँ आप लोगों का। बस मैंने सोचा कि लंबे समय से मैं ज़्यादा कुछ बोला नहीं हूँ। मैं एक टीचर हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्लास में जब बोलता हूँ तो बोलते रहता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी बात अंदर में दबा हुआ है, बस बोलने का मौका मिलना चाहिए। दैट्स वाई ज़्यादा समय मैंने आप लोगों का ले लिया। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।